Hello everyone. Here I am with the second part of electrochemistry. In the first part, we have studied about introduction of electrochemistry and electrochemical cell. We have studied that in electrochemical cell, there are two half cells, oxidation half and reduction half. Here the electrode is known as anode. Here the electrode is known as cathode. Two half cells are joined by salt bridge. Now, what is electrode potential? तो ये हम डिस्कस कर चुके थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इस एक इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा वो उसका क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. ठीक है. लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाऊं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए, तो आपको इस सिंगल पॉइंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या करता है, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस मेजर करता है. वो सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बताता है. मतलब आप कभी भी एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते. आप जब भी फाइंड आउट करोगे दो हाफ सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो. मतलब किसी भी एक हाफ सेल का डायरेक्टली आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर सकती. तो यहाँ पे हम लोग एक चीज लेके आए थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. मतलब अगर मैं एक जगह पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड ले लूं, ठीक है, जैसे यहाँ पर एनोड की जगह आप क्या ले लो, हाइड्रोजन ले लो. अब यहाँ पर एक देखो, हाइड्रोजन तो गैस है, तो आप उसके लिए इलेक्ट्रोड नहीं ले सकते. तो उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं. यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं वो प्लेटिनम का होता है, और इसके बाहर एक चैम्बर लेते हैं गैस का, जिसमें हम लोग डालते हैं हाइड्रोजन गैस. और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन का क्या एसिड लेना है. जैसे यहाँ पर अपन जिंक के साथ जिंक सल्फेट लिए थे, वैसे यहाँ पर आपको क्या लेना है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन, जैसे HCl ले लो. तो अब क्या होगा, अब हम लोग ये एज्यूम किए थे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0 वोल्ट. इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग क्या एज्यूम कर चुके हैं, 0 वोल्ट. ठीक है. तो अब ये जो आपका वोल्ट मीटर है वो इन दोनों में अगर डिफरेंस बताता है और ये 0 हो गया, मतलब वो डायरेक्टली क्या बताएगा, सेकेंड वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है. और यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले रहे हैं, इसलिए ये भी क्या ले लेते हैं, स्टैंडर्ड ले लेते हैं. तो ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपके पास जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं, जितने भी हाफ सेल हैं, उन सबको एक एक बार हाइड्रोजन के बगल में रख देंगे. अब हाइड्रोजन का 0 है, जैसे यहाँ पर जिंक का रख लिए तो डायरेक्टली जिंक का बताएगा, कॉपर का रख लिए तो डायरेक्टली कॉपर का बताएगा. तो ऐसे हम लोग सारे हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर चुके हैं. ठीक है. और उसकी जो पूरी लिस्ट है, उस पूरी लिस्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है. तो हमारे पास दो चीज है, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे हो सकता है, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो फिक्स है कि 1m कॉन्सेंट्रेशन पे ही मेजर करना है. ठीक है. इसको एक काम करो, इसको वापस से आप क्या कर लो, एनोड बना लो. सपोज यहाँ पे जिंक है, यहाँ पर क्या है, कॉपर है. यहाँ पे रिएक्शन हो रहा होगा क्या, जिंक टू जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे हो रहा होगा कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू कॉपर. ये अपन वापस आ गए इसमें. ठीक है. अब आप इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर चुके हो. अब अगर आपको इस पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर रखोगे, आपको दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस मिल जाएगा. ठीक है. और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल. इट इज डिनोटेड बाय ई सेल एंड इट इज इक्वल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू हाफ सेल्स. ठीक है.
सेल पोटेंशियल निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपके जो दो हाफ सेल है उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ई सेल इज इक्वल टू, आपको पता है कैथोड होता है पॉजिटिव और एनोड होता है नेगेटिव, तो आप कर सकते हो ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ पे अगर आप दोनों का डिफरेंस निकालते हो तो आपको क्या पता चल जाता है, ई सेल, ठीक है, सेल पोटेंशियल। अब फिर से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है, इनकी वैल्यू चेंज हो रही है कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकालते हैं। जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का 1 एम पे जो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो वैसे ही 1 एम पे जो यहाँ पर सेल का पोटेंशियल होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये जगह ई नॉट सेल, ठीक है। जैसे वो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड, उनके स्टैंडर्ड वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा। तो सेम फॉर्मूला है, बस आपको यहाँ पर लिखना है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जैसे इस वाले केस के लिए ई नॉट कॉपर प्लस टू कॉपर क्योंकि वो कैथोड पे है, माइनस ई नॉट जिंक प्लस टू जिंक क्योंकि ये एनोड पे है। इसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट होती है और इसकी वैल्यू होती है माइनस 0.76। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि आप हमेशा कैथोड माइनस एनोड करोगे, ठीक है, और कैथोड हायर पोटेंशियल पे होता है, इसका मतलब इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ई नॉट सेल की वैल्यू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। तो अगर यहाँ पर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पर आपने जो एजम्पशन लिया है कैथोड और एनोड का वो रॉन्ग है, तो उसको आप क्या कर लेना, स्वैप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ई नॉट सेल, ठीक है। तो ई नॉट सेल की वैल्यू कांस्टेंट होती है क्योंकि आप 1 एम पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट किए, लेकिन ई सेल की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। जैसे अगर मैं एक 5 वोल्ट की बैटरी लेके आऊँ तो उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अभी क्या है, 5 वोल्ट है, लेकिन जैसे जैसे आप सेल यूज करोगे जैसे जैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, ठीक है, उसका ई सेल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ई सेल की वैल्यू क्या है, चेंज हो सकती है, वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर के डिपेंडेंट होती है। So we have seen that electrode potential and cell potential depends on concentration and temperature. So now we will find the relation between electrode potential and cell potential with concentration and temperature. This relation is known as Nernst equation. Dependence of E cell and electrode potential on concentration, and their relation is known as Nernst equation. ये जो रिलेशन है, ये इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते ही है, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ये सिंपली रिलेशन बता रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, ठीक है। सपोज हम एक रिएक्शन लेते हैं Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन टू m, मतलब कोई आयन है Mn प्लस, ठीक है। तो अगर Mn प्लस को m में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, n इलेक्ट्रॉन। जैसे कॉपर प्लस 2 है, इसमें अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, कॉपर प्लस 2 चार्ज है, तो यहाँ पर आपको कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर n प्लस चार्ज है तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, n इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो अपना इक्वेशन है क्या हो गया,
एम एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन टू एम। इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ई एम एन प्लस टू एम मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस टू एम माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस हाफ सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये आपका प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस हाफ रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, एन मोल्स। हो सकता है किसी में 2 हो, किसी में 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए, एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। एफ इज फैराडेज कांस्टेंट, एंड इट इज इक्वल टू 96487 कूलम, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम लोग यूज करते हैं 96500 कूलम अनलेस इट इज गिवन। अगर क्वेश्चन में ऊपर वाली वैल्यू दी हुई है तो आप ऊपर वाली वैल्यू ही यूज करेंगे, लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ है तो आप इस हमेशा क्या लोगे, इसको 96500 कूलम। ठीक है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है। अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ln की जगह हम लोग log 10 ले सकते हैं ना, तो ये जाएगा 2.303 RT बाई NF log m अपॉन mn प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, ये क्या बता रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन आप हमेशा मोलैरिटी में लोगे। जहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट आता है, आपको ये याद होगा, इक्विलिब्रियम पे भी था 11th में, जहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट आता है विच मीन्स मोलैरिटी, यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, मोलैरिटी ऑफ m, यहाँ पे पुट करना है मोलैरिटी ऑफ Mn प्लस आयंस। अब यहाँ पर देख लो, ये मेटल है तो ये सॉलिड होगा, ये क्या होगा, एक्वस होगा। सॉलिड है, आपको पता है सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन आप क्या लेते हो, कांस्टेंट लेते हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको इसकी जगह 1 पुट करना है, तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेड में यहाँ पर जो भी सब्सटेंस होगा उसमें से सिर्फ आप किसको लोगे, जो एक्वस में होगा, जो सॉलिड में होगा उसको आपको यहाँ पे नहीं मेंशन करना है। तो ये इक्वेशन हो गया आपका नस्ट इक्वेशन फॉर अ हाफ सेल। ठीक है, ये क्या आ गया, नस्ट इक्वेशन फॉर द हाफ सेल। अब यहाँ पे देख लो, सपोज आपने कंडीशन ली है रूम टेम्परेचर, हमने कंडीशन क्या ले ली, रूम टेम्परेचर, मतलब T की जगह आप क्या लोगे, 298 केल्विन। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं रूम टेम्परेचर के लिए। R क्या था, 8.314, T क्या है यहाँ पे 298 डिवाइडेड बाय N, तो नहीं पता क्योंकि वो रिएक्शन में आपने N मोल लिया है। F की वैल्यू पता है 96500 log 1 अपॉन Mn प्लस। और अगर आप ये पूरी वैल्यू सॉल्व करोगे तो इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई होके ऐसा होगा,
तो जाहिर सी बात है आप जो भी सेल यूज कर रहे हो वो आप वो अपने रूम टेम्परेचर पे यूज कर रहे होगे, ठीक है। इसीलिए ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में टेम्परेचर जनरली रूम टेम्परेचर ही होता है, ठीक है। अगर उसमें कोई टेम्परेचर पहले से मेंशन है, ठीक है, अदर देन रूम टेम्परेचर, तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे। लेकिन अगर उसमें बोला है 298 केल्विन रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, या टेम्परेचर मेंशन ही नहीं किया है, तो आप वहां पे क्या कर लोगे, एज्यूम कर लोगे कि वो रूम टेम्परेचर पे ही हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके दो इक्वेशंस हो गए। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्ट इक्वेशन। ये टी टेम्परेचर के लिए होगा और ये कौन से टेम्परेचर के लिए होगा, रूम टेम्परेचर के लिए। ये टी टेम्परेचर के लिए और ये किसके लिए है, रूम टेम्परेचर के लिए। तो अभी जो हम लोग नेस्ट इक्वेशन लिखे हैं वो हाफ सेल के लिए। अगर मेरे को क्या निकालना है, ई सेल निकालना है, मतलब पूरे सेल का वोल्टेज निकालना है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो दो हाफ सेल है उसके लिए आपको नेस्ट इक्वेशन लिखना है, दोनों को माइनस करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ई सेल की वैल्यू मिल जाएगी, उसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप कॉपर और जिंक वाला ही ले लो। अगर अपन इक्वेशन लेते हैं कॉपर +2 + जिंक 2, जिंक +2 + कॉपर, तो यहाँ पर दो हाफ सेल है, दोनों के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, ई कॉपर +2 टू कॉपर इजिकल टू क्या होगा, ई नॉट कॉपर +2 टू कॉपर माइनस 2.303 RT अपॉन कॉपर +2 टू कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाई 2 F लॉग, इस वाले हाफ सेल के लिए ये प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। ये हो गया इक्वेशन। जिंक के लिए क्या आ जाएगा, जिंक के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन ही एक्सचेंज हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू इसके लिए भी क्या है, 2 ही है। लॉग प्रोडक्ट में यहाँ पे Zn2+ है और रिएक्टेंट में क्या है, Zn है। तो ये आपको ये मिल गया, इसमें से ये कैथोड पे है और ये किस पे रहता है, एनोड पे। तो अगर ई सेल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब आपको इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट आप ये माइनस ये करोगे, ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक, तो आपको क्या मिल जाएगा, ई नॉट सेल, क्योंकि दोनों में नॉट लगा है, माइनस इसमें ये पूरा कॉमन निकाल लो, इनटू, ठीक है। अब सॉरी, अब इसके अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा लॉग Cu डिवाइडेड बाय Cu2+, ठीक है। अब इसको आप माइनस करो तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, लेकिन आप माइनस साइन बाहर निकाले तो क्या बचेगा, माइनस लॉग Zn2+2 Zn। लॉग a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, लॉग a/b कर सकते हो। ये पूरा रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, लॉग ये जाएगा कॉपर इंटू Zn2+ डिवाइडेड बाय कॉपर +2 इंटू जिंक, ठीक है। अब इस वाले में देखो, जब आप इसको पूरा रिड्यूस कर चुके हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट ही आया है और नीचे वाले में क्या आया है, रिएक्टेंट ही आया है। मतलब जैसा नेक्स्ट इक्वेशन आप हाफ सेल के लिए लिखते हैं सेम वैसा ही नेक्स्ट इक्वेशन होगा। आपको करना क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303/RT NF लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है।
जैसे अगर आप इसकी जगह कोई जनरल इक्वेशन ले लो, ए प्लस बी टू सी प्लस डी, ऐसा कोई इक्वेशन लिख लो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 डिवाइडेड बाई एन एफ। यहाँ पे मैं एन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये आयंस नहीं है, तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे होंगे, तो इन जनरल आप इसको क्या लिख लोगे, एन लिख लोगे, इंटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं था इसलिए पावर में कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट है इसलिए पावर में कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, अब ये जो चीज है ये आपको बहुत जानी पहचानी लग रही होगी। ठीक है, ऐसा हम लोग इक्विलिब्रियम में करते थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी जगह हम लोग वहां पे दो चीज यूज करते थे, एक तो होता था रिएक्शन कोसेंट QC और दूसरा होता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC। तो ये रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर KC की जगह क्या लिखोगे, QC लिखोगे, तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 2.303 बाई NF, तो यहाँ पे RT आएगा बाई NF लॉग QC। तो आपको ये जो दो चीज है वो याद रखनी है, और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे मतलब T टेम्परेचर पे है। अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर के लिए लिखूं तो ये सेम इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303। अच्छा, रूम टेम्परेचर के लिए यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 0.059 बाई एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपको सिर्फ ये बनाने में दिक्कत होगी, बाकी फिर उसके बाद तो आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो द क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द सेल in which the following reaction takes place. Reaction is given with concentration of silver ion and magnesium ion. E naught cell is also given. You have to find only E cell. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नस्ट इक्वेशन लगाना है, E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by N। 0.059 इसलिए क्योंकि कहीं पे टेम्परेचर का कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे सॉल्व करोगे, तो इस जगह 0.059 बाई एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट में दो चीजें दिख रही है, मैग्नीशियम प्लस 2 आयंस और सिल्वर। आप चाहो तो सिल्वर को आप यहाँ पे स्टार्टिंग से ही नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये सॉलिड पे है। ठीक है, तो यहाँ पर बचा क्या, मैग्नीशियम प्लस 2 आयंस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में दो चीजें, सिल्वर आयन एंड मैग्नीशियम। फिर से मैग्नीशियम सॉलिड में है इसलिए सिर्फ क्या मेंशन कर लेते हैं, सिल्वर आयन, इसका कोफिशिएंट 2 है इसलिए पावर 2 आएगा। अगर आपको ये इक्वेशन गिवन नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ बता दिया है कि एनोड में है आपका मैग्नीशियम और कैथोड में है सिल्वर, तो आपको कोफिशिएंट नहीं पता चलेंगे, उस केस में क्या करना, मैग्नीशियम प्लस 2 और सिल्वर प्लस 1, यहाँ पर 2 चार्ज है, यहाँ पर 1 चार्ज है, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। यहाँ +2 होता है, यहाँ +3 होता, तो क्या करते, +2 में करते क्या, क्यूब, और +3 का क्या करते, स्क्वायर। मतलब वो जो चार्जेस हैं वो आप यहीं से इक्वेट कर लेना, आपको कोफिशिएंट देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बचता है एन क्या होगा। ठीक है, अच्छा इतना लिखने में ये 1 मार्क ना, अगर आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपको इस स्टेप का 1 मार्क नहीं मिलेगा, ये इसके लिए फॉर्मूला के जैसा है, तो ये आपको लिखना ही है। अब एन क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, सिल्वर +1 टू सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 सिल्वर आयंस इसलिए क्या हो जाएगा 2, मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम +2 2, मतलब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो रहे हैं 2। यहाँ पे आप 4 मत करना, ठीक है, कितने एक्सचेंज किए, क्योंकि
जितने ये दोनों हमेशा सेम ही होगा। अब भाई कोई जितना लूज करेगा सामने वाला उतना ही तो गेन कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो 1 है और ये 2 है। अगर ऐसा कहीं भी होता है तो आप 1 में इंटू 2 करके उसको भी क्या कर लोगे, 2 कर लोगे। जैसे कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और 3 गेन कर रहा है तो आप क्या करोगे, उसको 6 कर लोगे। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है 3.1 0.059/2 लॉग मैग्नीशियम +2 0.130 डिवाइडेड बाय 0.0001 का स्क्वायर। आपको बस ये क्या करना है, अब सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0295 इंटू लॉग, इसको अपन लिख सकते हैं 13 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय, इसको कर सकते हैं 10⁻⁻4 का स्क्वायर। मिलेगा 3.17 माइनस 0.0295 इंटू लॉग 13 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा +8 मतलब 6 हो जाएगा ये। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप उसका लॉग कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा लॉग 13 प्लस लॉग 10⁻6 प्लस क्यों किया हम लोग, लॉग ए इंटू बी के फॉर्म में, तो उसको आप उसको लॉग ए प्लस लॉग बी कर सकते हो। इस पूरे की वैल्यू लिख लेते हैं, 0.21 0.96 वोल्ट। तो ये आ गया इसका आंसर। आपको हर बार यही करना है, सिर्फ नस्ट इक्वेशन लिखने में आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। बाकी आगे का जो है क्वेश्चंस वो अपने आप क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन कैसे लिखना है, क्वेश्चन कितने टाइप के होंगे। एक जो अभी हम लोग अभी देखे जिसमें आपको इक्वेशन देता था, आप इक्वेशन से क्या करते थे, नस्ट इक्वेशन बनाते थे। ये सबसे इजी वे है। अगर आपको सेल डायग्राम दिया होता, ऐसा कुछ लिखा होता, अगर ऐसा दिया होता ये, तब भी आप लिख सकते थे। उसके लिए देखो, यहां से स्टार्ट करना, ये जो पहले दिया है वो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये फिर से रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो कभी कभी आपको सेल डायग्राम देता है और बोलता है कि इक्वेशन लिखो, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट इक्वेशन बनाना है। तो अगर इससे इक्वेशन लिखने बोलता है तो ये आ रहा रिएक्टेंट को पहले लिख लो, फिर प्रोडक्ट को लिख लो। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ठीक है, कैसे बैलेंस नहीं है, चार्ज इसका बैलेंस नहीं है। ये 0 से +2 में जा रहा है, ये +1 से 0 में जा रहा है। यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो आपको यहाँ पर इंटू 2 करना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 2। तो ये हो गया सेकेंड मेथड, जब आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है उससे भी आप इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, थर्ड ये है कि आपको सिर्फ ई नॉट की वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, तो थर्ड केस में आपको न सेल डायग्राम दिया है
और नहीं आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या दिया है, इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। तब आप क्या करोगे, ठीक है, तब आप ये देखोगे कि ये जो चीज है वो एनोड है और ये जो है वो क्या है, कैथोड है। कैसे, ये हायर पोटेंशियल पे है इसलिए ये कैथोड है, ये लोअर पे इसलिए ये क्या है, एनोड है। इससे अब बनाएंगे कैसे ये, तो अब अगर आपको एनोड और कैथोड पता है तो पहले इसका सेल डायग्राम बना लो। कैसे बनाओगे, आपको याद होगा ABC, पहले आप एनोड लिखते हो फिर क्या लिखते हो, कैथोड। तो एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, निकल से क्या है, निकल 2+ है, और उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉपर 2+ से कॉपर। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है ना, लोन याद होगा, और यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसका मतलब ये उल्टा लिखा हुआ है क्योंकि सबको रिडक्शन के टर्म में ही लिखना होता है। तो आप इसको सीधा करके ऐसा लिखोगे, उसके बाद तो आपको इसका डायग्राम बनाने आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया इसको, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ऐसा है कि आपने एक सेल सेटअप किया, ठीक है, वहां पे आपने एनोड और कैथोड का कोई भी इलेक्ट्रोड आप चूज किए, उसमें कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन है, सपोज आप कॉन्सेंट्रेशन 1 m से स्टार्ट कर रहे हो या कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये होगा कि जैसे आप रिएक्शन स्टार्ट करोगे सेल स्टार्ट होगा, ठीक है, सेल रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद कॉन्सेंट्रेशन किसी की इंक्रीज होगी किसी की डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज होगा, सेल पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अब वहां पे होता क्या है, देखो एक साइड हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक साइड हम लोग ले रहे हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स मींस प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन। तो होगा क्या, होगा ये कि स्टार्टिंग में दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड और कैथोड का अलग अलग होगा। कॉन्सेंट्रेशन जब चेंज हो रहा है तो होता क्या, देखो आपको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करते हैं ना, है ना, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है और एनोड का लो होता है। जब कॉन्सेंट्रेशन अभी दोनों का क्या है, स्टार्ट, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं बता रहा, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट बता रहा है, मतलब रिएक्शन अभी 0 पे, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो क्या होगा, विथ टाइम जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, एक टाइम के बाद इंक्रीज हो जाएगा और कैथोड का क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। यहां पर आने के बाद दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है। आप सोचो कैथोड और एनोड दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो आपको पता है कि अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वहां पे करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब इस पॉइंट पे जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आते हैं, यहाँ पे ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है और वहां पे करंट फ्लो नहीं होता है, मतलब आपका जो सेल है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है। विथ टाइम कैथोड जो हायर पे था वो धीरे धीरे नीचे आएगा, एनोड जो नीचे था वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। एक पॉइंट पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। उस पॉइंट पे पूरे जो सेल है उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो आप जो नस्ट इक्वेशन लिखे थे ऐसा,
ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन था। यहाँ पर आप क्या लिखे थे, लॉग QC। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो आपको इसका ई सेल क्या हो जाएगा उस कंडीशन पे, 0। ई नॉट सेल की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, तो 0 हो नहीं पाएगा। लॉग, अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है, आप QC की जगह क्या लिखोगे, KC लिखोगे। ठीक है, इसको इक्वेट कर लो, क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग KC। तो यहाँ पे अगर ई नॉट सेल ये सब आपको पता है तो आप यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, KC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है तो इसी को आप क्या लिखोगे, तो अगर आपको N पता है और आपको ई नॉट सेल पता है तो आप रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। सिर्फ आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए ई सेल की वैल्यू को 0 कर देना है। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, तो वहां पे करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो भी एक्स्ट्रा केमिकल एनर्जी है, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। एक्स्ट्रा केमिकल एनर्जी मतलब जो यूजफुल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिव्स एनर्जी। क्या मतलब क्या होता है, यूजफुल एनर्जी, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी। तो आपको करना क्या है कि जो भी गिव्स एनर्जी होगी रिएक्शन की, जो भी एक्सेस इसका जो केमिकल एनर्जी होगा उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है, मतलब उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क। अब वर्क डन आप पढ़े होगे, फिजिकल वर्क डन में क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है वर्क डन, है ना। इलेक्ट्रिकल वर्क डन में क्या होता है, ये होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, गिव्स एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, हमको पता है वहां पे n मोल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, क्या ट्रांसफर हुए हैं, n मोल इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। माइनस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पर लग रहा है चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन का है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 96487 कूलम, मतलब 1 फैराडे। ठीक है, तो यहीं से फैराडे कांस्टेंट यही है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लेना है मतलब इतना कूलम, और अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लेना है तो 1 फैराडे होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर डेल जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, अगर n इलेक्ट्रॉन्स है तो n फैराडे। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे, अगर n मोल इलेक्ट्रॉन है तो n फैराडे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ई सेल। और आपको यहाँ पे सामने क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन, क्योंकि चार्ज इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। या फिर आप बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज होगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जितना कम होगा ये उतना बढ़ेगा। इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखिए हो, माइनस साइन। अगर मैं ऐसा लिखूं,
तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। तो अगर N और E0 सेल पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, डेल G नॉट। ठीक है, जैसे हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़े थे, गैल्वेनिक सेल किसका, कॉपर और जिंक का। तो उसके लिए आपको पता है E0 कॉपर प्लस 2 कॉपर कितना है 0.34 और E0 इस सेल के लिए आपको पूछा है डेल G नॉट कितना होगा। ठीक है, तो E0 सेल निकाल लो पहले। तो ये कितना हो जाएगा 1.1 वोल्ट E0 सेल की वैल्यू है। डेल G नॉट कितना होगा माइनस NF E0 सेल। N कितना है, जिंक और कॉपर के लिए तो 2 होगा, ये जाएगा 96500 इंटू 1.1 ये जाएगा क्या, ये कैलकुलेट कर लेना। -212300 सॉरी ये क्या आ जाएगा जूल, क्योंकि वह एनर्जी है तो उसका यूनिट क्या होगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, नस्ट इक्वेशन से ई सेल, इस वाले फॉर्मूला से डेल G नॉट और इक्विलिब्रियम वाले फॉर्मूला से आप Kc के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इस टॉपिक से इन्हीं तीनों चीज पे आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है।